नहीं कह सकता कि अगर आप कोयटा से आए हैं तो आपने कोयटा से बेवफाई कर दी, अगर आप फैसलाबाद से आए हैं तो आपने फैसलाबाद से बेवफाई कर दी। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का इस टाइम आपके मुल्क की जो एक्सपोर्ट है उससे कहीं ज़्यादा ओवरसीज़ पाकिस्तानी आपको डॉलर भेजते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का पैसा तो चाहिए, ओवरसीज़ पाकिस्तानी पैसे देते वक्त वीवीआईपी हैं, लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को तीसरे दर्जे का शहरी समझना है। बताएं ज़रा कौन सा मुल्क है जहां पर वोट का हक नहीं दिया जाता। इवन ओवरसीज़ पाकिस्तानी इंग्लैंड जाते हैं ना, अभी उन्हें नेशनैलिटी नहीं मिलती तो उससे पहले वोट का हक उनको मिल जाता है वहां पे, अभी वो पाकिस्तान की नेशनैलिटी पे होते हैं। अमेरिका के अंदर आप जाते हैं, अभी आपको नेशनैलिटी नहीं मिलती तो कुछ चीज़ों में आप सदर का वोट नहीं डाल सकते, बाकी कुछ चीज़ों में आप वहां भी वोट डाल सकते हैं। तो वो जो आपके लोगों को पराए मुल्कों में जिनके साथ आपकी उस तरह से हुब्बुल वतनी नहीं होती, वो आपको वोट का हक देते हैं। लेकिन यहाँ पर वो शहरी जिसकी माँ बाप बहन भाई सब कुछ यहाँ है इस मुल्क में, जो डॉलर यहाँ बेचता है, दूसरे लफ्ज़ों में मुझे पता है ये बड़ी यहाँ पर रहने वाले लोगों को ये बड़ी तहकीर लगती है जब ये बात की जाती है, ऐसे लगता है जैसे वो कोई भीख भेज रहे। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप माँ के 3 बेटे हैं और आप माँ के साथ रहते हैं तो कोई दूसरा भाई माँ को पैसे बेचता है तो वो कोई ताना नहीं है, वो अपना फ़र्ज़ अदा करते हैं पैसे बेच के, ये उनका भी मुल्क है। तो जब ये बात की जाती है ना ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के डॉलर से पाकिस्तान चलता है, तो यहाँ पे रहने वाले अक्सर दोस्त इसको तहकीरी जुमला समझते हैं। ये तहकीर नहीं है, उसी कौम के बेटे हैं, उनका फ़र्ज़ है यहाँ पर पैसे भेजना, बेटियाँ हैं इसी कौम की, लेकिन फिर उनको इज़्ज़त भी इसी कौम वाली आप दें। जब उस तरफ उनका फ़र्ज़ है तो फिर उनके हकूक़ भी हैं इस मुल्क के ऊपर। आप किस तरीके से ओवरसीज़ पाकिस्तानी का, तो इसलिए ये जो साजिश होने लगी है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो 75 साल के बाद इमरान खान ने वोट का हक दिया, और सिर्फ ये पाकिस्तान नहीं देता, ये आपने देखा होगा कि ये वोट का हक जो है ये दुनिया के बेशतर ममालिक देते हैं। तो आपने भी वही किया जो दुनिया के दूसरे मुल्क जैसे अपने शहरियों को इज्जत देते हैं, आपने भी दी है। आपका जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो तो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है हर लिहाज से, उसका दिल तो ज़्यादा धड़कता है यहाँ पर, सिर्फ मसला ये कि उनमें पीटीआई के वोटर ज़्यादा हैं। अब आप इस तरह से फैसले लेंगे, कल किसी जगह पर नून के वोटर ज़्यादा होंगे तो उनके खिलाफ आइन का फैसला हो जाएगा। ऐसा नहीं कीजिए। ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस मुल्क का सरमाया है, इस मुल्क के बेटे और बेटियां हैं। वो बाहर से ना सिर्फ पैसा बल्कि वो प्यार, मोहब्बत, वफादारी भेजते हैं जो शायद यहाँ पर बैठे हुए लोगों के भी दिल में उतनी तकलीफ पाकिस्तान की नहीं होती जितनी वहाँ, क्योंकि वो वतन से दूर हैं, अपने माँ बाप की कब्रों से दूर हैं। तो ये मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मैं नाम नहीं लेता, सहाफ़ती दोस्त हैं, बड़े सीनियर एंकर हैं, वो कहते हैं अगर वो इतने वफादार हैं तो वहाँ से छोड़ के क्यों नहीं आ जाते, और भाई आप इतने वफादार हैं तो वापस क्यों नहीं चले जाते अपने गाँव में, इस्लामाबाद क्यों बैठे हैं। तो ये तो एक ज़रिया माश है, इसमें वफादारी और बेवफाई की बात नहीं है। आपने यहाँ नहीं देखा जो यहाँ बैठे हैं वो मुल्क को बेचते हैं। यहाँ बैठने वालों ने ड्रोन हमलों के खिलाफ बेचा, यहाँ बैठने वालों ने किस किस चीज़ के ऊपर मुल्क को नहीं बेचा। तो पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर सूरत इसके ऊपर अपना रद्द अमल देगी, स्ट्रीट पावर यूज़ करेगी, रेजिस्ट करेगी। पूरी दुनिया में जो पाकिस्तान के सफारत खाने होंगे उनके बाहर एहतजाज होंगे, पूरी दुनिया के सामने एहतजाज करेंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का वोट हम वापस नहीं होने देंगे, और ये मेरा वादा है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ कि इमरान खान ने जो उनको हक दिया है, 75 साल के बाद पहली दफ़ा किसी लीडर ने उनकी इज्जत की है, उनके हक को माना है और अपना फ़र्ज़ अदा किया एज अ लीडर होते हुए, उनको हक दिया वोट का। उस हक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंशाल्लाह हर मुमकिन इक़दाम करेंगे, और मैं उनके साथ हर जगह पे खड़ा हूँगा ओवरसीज़ पाकिस्तानी के साथ। ये वोट का हक जो है ये उनकी इज़्ज़त है, ये उनकी नामूस है, इसको इनको ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हाथ से ये नहीं छीनने देंगे। और दूसरी मेरी गुजारिश है जो इंग्लैंड में बैठे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं कि आज ये खुद अपने एक ओवरसीज़ भगौड़े के पास मिलने गए हुए हैं, तो इनको बताएं कि आपके ओवरसीज़ लीडर जो बाहर बैठे हुए हैं, जो एक क्राइम मिनिस्टर जो 40 अरब के अंदर मतलूब है यहाँ पर, जिसके ऊपर करप्शन के केसेस हैं, मकसूद चपड़ासी का जो पार्टनर है वो अपने पूरे जत्थे के साथ आज इंग्लैंड में जा रहा है, पहुँच गया है
वहां पर एक जो मफरूर भगौड़ा ओवरसीज बैठा हुआ है, उससे पाकिस्तान के फाइनेंस को डिस्कस करने, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को डिस्कस करने, पाकिस्तान की हुकूमत के बारे में मुशावरत करने। और ये वही शख्स है जिसके बारे में अदालत का फैसला है कि वो कोई ऑफिशियल ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता, क्योंकि वो फ्रॉड है, क्योंकि वो एक मुजरिम है, वो सजा याफ्ता है। तो मैं अदालत से गुजारिश करूँगा कि अदालतों के दरवाजे खोलें और बराए मेहरबानी इसके ऊपर इंसाफ दें कि किस तरीके से पाकिस्तान का चले। हैं तो वो क्राइम मिनिस्टर, एक इम्पोर्टेड हुकूमत है, वो पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हुकूमत है, लेकिन ये ज़रूर बताइए हमें कि किस तरीके से आप ये इजाज़त दे सकते हैं कि आपने वहाँ पर एक जो मुजरम है उसको पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो जाकर रिपोर्ट कर रही है। तो पहली बात तो ये है जो ओवरसीज़ के हकूक़ हैं, और ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत वहाँ ओवरसीज़ से हुकूमत चलाना चाह रही है, जाकर एक भगौड़े से किसी और ओवरसीज़ पाकिस्तानी से मुलाकात करें, समझ आती है। एक मफरूर मुजरम भगौड़ा जो ओवरसीज़ पनाह लिए बैठा है, ये है असल गद्दार। गद्दार वो ओवरसीज़ नहीं है जो सारा काम करके और सारा पैसा, सारी वफादारी पाकिस्तान में भेजता है। ये है वो असल बंदा जो वहाँ पर हिंदुस्तान के हों या इजराइल के हों या दूसरे ममालिक की सीक्रेट एजेंसीज के लोग हों, उनके साथ मुलाकातें करता है, वहाँ से साजिश बनाता है और उस साजिश के तहत पर हुकूमत यहाँ बदली जाती है। दूसरी बात मैंने आपसे की, जो कश्मीरियों के साथ किया गया कल, कश्मीर के साथ क्या जुल्म नहीं हुआ पिछले सारी हिस्ट्री के अंदर आपके सामने है। जब से इंडिया पाकिस्तान अलग अलग हुए, आपके सामने कश्मीरियों के साथ किस तरीके से कश्मीर को दोज़ख बनाया गया, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। जो पिछले चंद सालों में कश्मीरियों के साथ किया गया कि उनकी जो रियासती खुद मुख्तारी थी, जो उनकी एक चले मैं पूरी खुद मुख्तारी नहीं थी, लेकिन कम अज़ कम रियासती तशख़्ख़ुस था, उसको सलब किया गया ताकि वहाँ पर जो डेमोग्राफिक्स हैं, वहाँ पर जो आबादी का तनासब है, वहाँ पर जो कश्मीरियों की अक्सरियत है, उसको अक़लियत में बदला जाए और हमेशा के लिए कश्मीरियों की आवाज़ को दबा दिया जाए। उस वक्त के ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा के जो आज लीडर हैं, इमरान खान, और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ, जिस तरीके से यहाँ पर कायद आज़म सानी कहा जाता है, ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, ये सबको पता है। मैं अभी ओवरसीज़ गया था तो यकीन कीजिए मस्जिद के अंदर जो बांग्लादेशी मुसलमान थे वो इमरान खान का इस तरह जिक्र कर रहे थे, मैं अल्लाह को गवाह बना के आपको बता रहा हूँ कि जैसे वो उनका लीडर हो, उनके मुल्क का लीडर हो। जो हिंदुस्तानी मुसलमान थे वो इमरान खान के बारे में ऐसे बात कर रहे थे जैसे वो उनका लीडर हो। जो मिडल ईस्ट के लोग थे वो इस तरह जिक्र कर रहे थे जैसे वो उनका लीडर हो। तो आज इमरान खान उम्मत मुस्लिमा का लीडर है, उसने अपनी जिम्मेदारी निभाई और ये बयान दिया कि हम हिंदुस्तान के साथ किसी किस्म की इंगेजमेंट तब तक नहीं करेंगे जब तक वो कश्मीर के ऊपर किया हुआ हालिया जो तसल्लुत, जुल्म और जो कश्मीर को जेल बनाया हुआ है उससे वापस ना जाए। लेकिन कल एक ऐसी हुकूमत जो एक बैरूनी साजिश से आई, और उस साजिश में अगर आप कभी कहें कि हिंदुस्तान शामिल नहीं होगा, मुमकिन नहीं है, डायरेक्ट नहीं तो अपनी प्रॉक्सी कंट्रीज़ के थ्रू दूसरी सुपर पावर्स के साथ मिल के, और अपना उन्होंने यहाँ पर अपने वही जंदाल के दोस्त यहाँ पर मुसल्लत किए। तो जंदाल के दोस्तों ने आके डिलीवर तो करना था। आपके सामने अभी हुकूमत पूरी तरह से पनपी नहीं है, तो जो पहला फैसला दे मारा है वो कश्मीरियों के खिलाफ मारा है। कश्मीरियों के खून को बेच दिया गया है, कश्मीरियों की कुर्बानी को बेच दिया गया है, कश्मीरियों के बयानिए को बेच दिया गया है, कश्मीरियों की इज्जत को बेच दिया गया है। और सिर्फ वही नहीं, आप सब ने आज ट्विटर के ऊपर हिंदुस्तान के मीडिया के वीडियो क्लिप्स देखे होंगे, शेयर हुए हैं, वो आप देख लीजिए। उसमें हिंदुस्तान का मीडिया क्या कह रहा है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के सामने घुटने टेक गया। एक, इस कौम के पास ना रिजर्व से बहुत ज़्यादा, ना इस कौम के पास आपने एक्सपोर्ट रहने दी, ना इस कौम की यूथ को उस तरीके से इल्म मिल सका पिछले 70 साल में। हमारे पास और तो बहुत कुछ था नहीं, एक चीज़ बचती थी, वो कौमी गैरत थी। ये जब से इम्पोर्टेड हुकूमत की ये साजिश आई है, उसी कौमी गैरत के ऊपर अब दुश्मन की ज़रब है। पूरा फोकस कौमी गैरत को ख़त्म करना है। आप देखेंगे आपके साथ हर वो काम किया जाएगा जिससे आपकी कौमी गैरत को नुकसान पहुंचाया जाएगा। मैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 चीज़ों पे आपको पॉइंट आउट कर रहा हूँ। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जब आप इस तरीके से बेइज्जत करेंगे, ह्यूमिलिएट करेंगे, उनका हक उनसे छीनेंगे देके, तो क्या करेंगे? डिसएंगेज होंगे पाकिस्तान से। जब वो डिसएंगेज होंगे पाकिस्तान से तो क्या होगा? आपको पता है क्या होगा?
जब वो डिसएंगेज होंगे, वो यहाँ पैसा नहीं भेजेंगे, उनकी वफादारी कम होगी, हमारे जो वहाँ एम्बेसडर हैं उनकी आवाज़ में जो वज़न है वो कम होगा, उनका यहाँ पर अमल दखल कम होगा, तो हम कमज़ोर होंगे पाकिस्तान एक रियासत के तौर पर। तो ये पहली ज़रब है आपकी जो अंदर की ताकत और आपकी गैरत है उसको ख़त्म करने की। दूसरी आपकी जो ताकत और गैरत है वो ये है कि आप लड़ना चाहते हैं। आपने देखा कि हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी तरबियत ये की कि अमन करो, हर एक से अमन कायम करने की कोशिश करो, हर एक से सुलह करने की कोशिश करो, हर एक को अमन का पैगाम दो। लेकिन अगर आपके ऊपर कोई जंग मुसल्लत करे तो फिर आप भले 313 हो और दूसरी तरफ आपसे कई गुना ज़्यादा हो, फिर डट जाओ, फिर हारने जीतने की बात नहीं हो, फिर हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम की तरह कुर्बानी देने के लिए तैयार हो। तो क्या इस कौम ने ये साबित नहीं किया 1965 में? क्या इस कौम ने जब जब इसके ऊपर दुश्मन ने ललकारा, इस कौम ने साबित नहीं किया? क्या वॉर अगेंस्ट टेरर जो इवन हमारी जंग नहीं थी, जब आप उसमें भी हमें धकेल के ले गए तो क्या ये कौम खड़ी नहीं हुई? 80,000 लोगों को शहीद नहीं करवाया इस कौम ने? ये कौम उम्मती है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये बगैरती की ज़िंदगी नहीं जी सकती। ये अमन चाहती है, हिंदुस्तान के साथ भी अमन चाहती है, लेकिन हिंदुस्तान के साथ अमन इस सूरत पे नहीं चाहती कि वहाँ कश्मीरी बहनों की इज्जतें लुट रही हों, वहाँ उसको जेल बनाया हुआ हो, वहाँ कश्मीरी नौजवान जो हैं उन्हें यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में, स्कूलों में पढ़ने ना दिया जाए, वहाँ पर किसी कश्मीरी को कारोबार ना करने दिया जाए, उनके डेमोग्राफिक्स बदले जाएं, मतलब वहाँ और आबादी ला के मुसल्लत की जाए, और यहाँ पर आप उनके साथ जंदाल के साथ ट्रेड करें। हमें पता है आपको बहुत नुकसान था ट्रेड का, हमें पता है कि आपकी स्टील की फैक्ट्रियों, आपकी जो शुगर मिलें थी वहाँ से आके लोग काम करते हैं, हमें पता है आपको ज़ाती तौर पे बड़ा नुकसान है हिंदुस्तान के साथ बिजनेस ना हो, लेकिन कुछ शर्म का मुल्की मामला है, ये आपकी ज़ात का मामला नहीं है। आप किस तरीके से सोच सकते थे? और जो भी ये सोच रहा है, हम ये नहीं, मैं दोबारा कह रहा हूँ, हम ये नहीं कह रहे कि हिंदुस्तान के साथ कभी कोई इंगेजमेंट नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, अगर वो बंदे के पुत्र बने तो होनी चाहिए, लेकिन इस तरह की इंगेजमेंट जिसमें आप घुटने टेक रहे हैं, जिसमें आप वन साइडेड अपनी गैरत का सौदा कर रहे हैं, तो ये जो बैरूनी साजिश थी जिसमें हमने अपनी खुददारी किसी के हवाले करने की कोशिश की है, इस खुददारी का एक चौकीदार अब हिंदुस्तान भी हो रहा है, अब वो भी खरीदारी कर रहा है, अब वो भी अपने आप को कह रहा है कि आपने घुटने नहीं टेके। तो यकीन कीजिए मुल्कों का दिफा कभी भी असलों से नहीं होता, मुल्कों का दफा कभी भी बड़ी बड़ी फौजों से नहीं होता, मुल्कों का दफा दो चीज़ों से होता है। एक कुव्वत ईमानी जो होती है कि उन लोगों को ईमान हो अपने मुल्क के ऊपर, अपनी वजह के ऊपर जिसके ऊपर वो लड़ते हैं। वरना आप मुझे बताएं, यूक्रेन के पास क्या बड़ी फौज नहीं थी? क्या उनके पास बजट नहीं था? या और मुल्कों की मिसालें ले लें आप, तो मुल्कों का दिफा पहले जज्बा ईमानी पे होता है। हमारा एक एक फौजी शहीद जो शहीद होता है, पीछे बेवा छोड़ता है, पीछे छोटे छोटे बच्चे छोड़ता है, पीछे माँ छोड़ता है, कोई उसे पता नहीं होता उनका पुरसाने हाल किस तरीके से होगा अगले टाइम में। जब कोई चला जाता है, शहीद का बहुत बड़ा दर्जा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जिनका चला जाता है उनसे पूछें उन पर क्या मुसीबतें गुजरती हैं। उस माँ से पूछें जब ईद वाले दिन उसको उसका लाल नजर नहीं आता, उस बहन से पूछें जब उसकी शादी पे उसका भाई साथ नहीं खड़ा होता। तो वो जो जान देता है बॉर्डर के ऊपर, वो इसलिए नहीं देता कि आप जंदाल के साथ हाथ मिला लेंगे कौमी गैरत के ऊपर, वो जान इसलिए देता है कि उसको ये पता होता है कि पूरी कौम पीछे खड़ी है और मैं उसकी गैरत का दिफा कर रहा हूं। वो इसलिए जान बॉर्डर के ऊपर खड़ा होकर देता है कि उसको पता है कि मैं जज्बा ईमानी के ऊपर लड़ रहा हूं, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए असूलों के ऊपर लड़ रहा हूं, इसलिए जान देता है। वरना जान कौन देता है? आप मुझे बताइए, जान किसी कीमत पे कोई दे सकता है? कोई आप खरीद सकते हैं किसी एक फौजी जवान की जान भी? तो खुदा का वास्ता है, इस तरह के घटिया और बगैरत काम मत करें आप कौम के साथ कि उधर कश्मीरियों के साथ ये हो रहा है और आप ये लेजिस्लेशन कर रहे हैं। तो ये दूसरी चीज़ है जो आप कल ही के दिन में बुरी खबरें दो आई हैं। और तीसरी खबर जो मैंने आपसे शेयर करनी थी वो मैंने आपको शुरू में बताया कि जो क्राइम मिनिस्टर वहाँ गया है एक और निजी दौरे के ऊपर, कल उसने एहसन इकबाल ने कहा कि हम अपने ज़ाती खर्चे पर जा रहे हैं वहाँ पर। आज के दिन की तनख्वाह लोगे, आज के दिन के वजीर हो, आज के दिन दफ्तर में काम छोड़ोगे उस मुजरिम को मिलने के लिए, आज के दिन की फाइलें रुकेंगी दफ्तर की, आज के दिन का पाकिस्तान का सारा काम रुकेगा। यहां पर आपके कौन से फुफ्फे ने काम करना है? आज के दिन जो सारा रुकेगा, तो आप ये कह रहे हैं कि इसका कौम के ऊपर किसी किस्म का कोई खर्चा नहीं है। आप उस मुजरिम भगौड़े को मिलने जा रहे हैं कौम के खर्चे के बगैर, जिसको अदालत ने मना किया हुआ है कोई ऑफिस लेने से,
तो ये जो हो रहा है आपके सामने, ये जो कठपुतली तमाशा हो रहा है, ये तब तक जारी रहेगा जब तक इलेक्शन नहीं होता। पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर गई, डॉलर 191 पे पहुंच गया, आपकी माफ कीजिएगा एक्सपोर्ट के ऑर्डर आज आपके कैंसिल हो रहे हैं, आपकी कौमी गैरत का सौदा किया जा रहा है। मैंने अभी आपको बताया है, हर तरफ हम उल्टी गिनती शुरू किए हुए हैं। ये जब से हमारा भाई हमजा कुकड़ी आया है, वो कुकड़ी की कीमत ही डबल हो गई है। पता चला 14 अरब रुपए हमजा ने कमा लिए अपने अपने फॉर्म्स के ऊपर। जारी बात है इस फिगर की तहकीक करनी पड़ेगी। मुझे तो एक सहाफ़ी ने बताया कि अभी तक जो मुर्गी की कीमत बढ़ाई है उससे 14 अरब रुपए का फ़ायदा हुआ है हमजा शहबाज के सिर्फ बिजनेस को, क्योंकि ज़्यादातर फार्म्स इसके। जब से ये आया चिकन महंगा हो गया, लीमू आज मिल नहीं रहा, लीमू आज बेचारे किसी बीमार को देने के लिए नहीं मिल रहा, आज 1200-1300 रुपए किलो हो गया है। लेकिन वो तमाम लोग जो कीमतें बताया करते थे टेलीविजन पे, वो गुंगे हैं, शायद को फालिज हो गया है सियासी किस्म का, शायद कोई और बात हो गई है। तो भाई बोलो, अब आप आम को अब बताओ कि अब क्या हुआ है कुकिंग ऑयल के साथ, अब आप आवाम को बताओ कि अब प्याज के साथ क्या हुआ है, अब आप आवाम को बताओ कि ना आप टमाटर ले सकते हैं ना लीमू ले सकते हैं, या आपके घरों के अंदर टमाटर और लीमू कहीं और से आ रहे हैं। कहीं वो जो कायनात बास्केट्स बनाती थी पहले महंगे महंगे तोहफों की, अब कायनात, बाजी मरियम वाली कायनात की बात कर रहा हूँ, बाजी मरियम सफदर वाली, वो जो कायनात है अब कहीं लीमू की बास्केट बना के तो नहीं भेज रही, टमाटरों की बास्केट तो नहीं बना के भेज रही, जो आपसे यहाँ बात नहीं होती। और दूसरी बात, बड़ा शोशा छोड़ा गया था फराह खान ने पैसे बना लिए। कल उनके टैक्स का जो एक्सपर्ट है उन्होंने सारे अदाद शुमार दे दिए और पता ये पड़ा है कि वो तमाम पैसा जो उन्होंने अपने प्रॉपर्टी के बिजनेस, अपने जायज़ बिजनेस से जारी बात बनाया है, वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में बनाया है। इस हुकूमत में तो उसका बिल्कुल छोटा सा एक हिस्सा उनका जो इन 3 सालों में, जो मेरा ख्याल रेगुलर प्रॉफिट से भी कम है। तो अब आप बताइए कि उस वक्त क्या आप उनके फ्रंटमैन थे या वो आपकी फ्रंटमैन थी? नून लीग की हुकूमत में फिर उन्होंने इतना पैसा कैसे बना लिया? भाई इसलिए कि वो अपना कारोबार करती थी और उन्होंने वो पैसा बना लिया। आपके मुंह के ऊपर ये भी एक चीज पड़ी है जिसकी आपने बड़ी कोशिश की थी इमरान। आखिरी बात, आपने देखा होगा ये सारे उंगली बहुत करते हैं, उंगलियां कर करके करते हैं, आपने वो देखा होगा ना, उंगली करके। ये सारे शहबाज शरीफ हो उंगली, नवाज शरीफ हो उंगली, आपने देखा होगा हमजा शहबाज उंगली, और उंगली अकड़ाते भी कम वक्त इतने हैं कि पता नहीं उसे करना, इतनी अकड़ाई होती है। मेरे से तो अकड़ भी नहीं रही उतनी उंगली, इतनी इन्होंने उंगली अकड़ाई होती है कि पता नहीं उस उंगली से इन्होंने करना क्या होता है। हमने सुना था घी निकालना है, ये पता नहीं जमीन से तेल निकालते हैं। और वो जो बेचारी मरियम औरंगजेब है, वो इतने गुस्से में रहती है, इतने गुस्से में उंगलियां निकालती है, मेरे ख्याल उंगली इतना जोर लगाती है कि अब जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही होती हैं तो उन्होंने नासा जो दिमाग नजर आता है, मतलब ये कि नाक के अंदर से उनका दिमाग नजर आ रहा होता है। जब ऐसे कैमरा में आप देखते हैं तो नाक के अंदर से दिमाग नजर आ रहा होता है। बाजी, अल्लाह ने आपको अच्छी शक्ल दी है तो आप कोशिश करें कि लोगों के छोटे बच्चे भी टीवी देख रहे होते हैं, आप इस तरह के आंखें बिल बतौड़ी बन के आप उनको डराया ना करें। रोज आप बदतमीजी करते हैं, वो आपके शौहर हमारे जो भाई साहब हैं, आप अब अगर बदतमीजी से खुश नहीं होती 2-4 चपेड़े मार लिया करें उन्हें आने से पहले, आपका ये गुस्सा निकल जाए। वो मेरा भाई है, कुछ नहीं कहेगा, मैं उससे गुजारिश कर लूंगा। वो आप प्यार मोहब्बत में उनको 2-4 को चपेड़े मार लिया करें घर में, या कोई ऐसा वो बॉक्सिंग वाला रख लें ग्लव कि उसको चपेड़े मार लिया करें, आपका गुस्सा उतरे। अब आप हादसाती तौर पे ही सही वजीर इत्तलात हैं, अब आप यहां आके उंगली खड़ी कर देती हैं। आपकी उंगली इतनी जोर से कि ऐसे ऐसे करके बातें करती हैं, और साथ आपका उस टाइम जो है नाक ऐसे खुल जाती है गुस्से से कि उसके अंदर से दिमाग नजर आता है। तो मेहरबानी करके आप थोड़ा सा लोगों के बच्चों का एहतराम करें। बच्चे टेलीविजन देख रहे होते हैं, वो बाजी डर जाते हैं, आप ऐसी खौफनाक शक्लें बनाती हैं उस टाइम जानबूझ के, ऐसी खौफनाक तरीके से आंखें निकाल निकाल के बातें करती हैं कि वो बच्चे डरते हैं। वो बच्चों को लगता है पता नहीं कौन सी किसी किस्म की वो हॉरर फिल्म देख रहे हैं। उनको ये नहीं लगता बाजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उन्हें लगता है कि हॉरर फिल्म देख रहे हैं। तो आपको पता है पूरी दुनिया के अंदर टेलीविजन जो है वो जो शदीद किस्म की हॉरर फिल्में रात 11 बजे के बाद दिखाते हैं जब बच्चे सो जाएं। तो अगर बाजी मरियम औरंगजेब ख्याल नहीं करती तो मेरी टेलीविजन से और पैमरा से गुजारिश है कि फिर इन्हें रात 11 बजे के बाद दिखाया जाए जब बच्चे सो जाएं, क्योंकि कई बच्चों ने ये अब कंप्लेन की है कि रात को ये जो बाजी बिल बतौड़ी हैं ये रात को उनको फिर ख्वाब में आती हैं और उनको डरावने ख्वाब आते हैं। तो थोड़ा सा परहेज करें, बदतमीजी से परहेज करें। जिस तरह की बात आप करेंगे उस तरह का आपको जवाब आएगा। इमरान खान के बारे में बदतमीजी करेंगे तो हम आपको तुन के रख देंगे, क्योंकि इमरान खान कहाँ और आप लोग कहाँ,
कहाँ टके टके के चोर, कहाँ टके टके के फ्रॉडिये, कहाँ टके टके के गद्दार और कहाँ इमरान खान। तो बदतमीजी करेंगे तो बदतमीजी का जवाब आपको मिलेगा। अगर आप नकेल डालने की बात करेंगे तो मेरे पास एक बड़ा अच्छा जानवर है, उसका पटा खोल के फिर आपके गले में डालने की बात की जाएगी। जैसी आप जुबान इस्तेमाल करेंगे आपको वैसा जवाब मिलेगा। शाइस्तगी रखेंगे, शाइस्ता जवाब आएगा। शहबाज गिल इस्लाम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।